पार्ट 10 नई सुबह। मेरे साथ जो घटनाएं घट रही थी उनके कारण मैं यह अनुभव करने लगा था, शायद मेरा रंग मेरे लिए अभिशाप है। हर प्रयास करके देख चुका था, परंतु सब व्यर्थ। नौकरी नहीं मिली। समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से लेकर रोजगार कार्यालय तक, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मैंने स्वयं अपना विज्ञापन दिया जिसमें मेरी योग्यता तथा त्वचा के रंग के बारे में संपूर्ण विवरण था। फिर भी निराशा ही हाथ लगी। हार कर मैंने त्वचा के रंग की जानकारी दिए बिना आवेदन दिया। जब वे मुझे देखते तब मुझे अस्वीकार कर देते। कारण जानना चाहेंगे? मैं अश्वेत हूं। बिजली की कंपनी में एक तकनीशियन की आवश्यकता थी। मुझे लगा कि कम से कम यहां तो मेरा प्रशिक्षण और योग्यताएं मेरे लिए सहायक सिद्ध होंगी। इस बार मैंने अपनी त्वचा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। जल्दी ही मुझे साक्षात्कार का बुलावा आ गया। मैं निश्चित समय पर वहां पहुंच गया। एक महिला ने मुझे आवेदन पत्र भरने के लिए दिया। मुझे एक कक्ष में बैठने और निजी प्रबंधक से मिलने के लिए कहा। मेरे अलावा उस कक्ष में बहुत से नौजवान बैठे थे। कुछ घबराए से थे तो कुछ चिंतित मुद्रा में आवेदन पत्र भर रहे थे। एक कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसकी सहायता करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक एक करके सबको मैनेजर के कक्ष से बुलावा आने लगा। मेरी बारी भी आई। प्रबंधक मेरे आवेदन को हाथ में लिए अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने मुझे संकेत से बैठने को कहा और आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने लगा। एक बार फिर वही सवाल जवाब का पुराना सिलसिला आरंभ हो गया। उसे मेरी योग्यता में कोई रुचि नहीं थी। अंततः एक कुटिल मुस्कान के साथ उसने मुझसे पूछा, तुम्हें इस नौकरी की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न बड़ा अटपटा सा था। मैंने उत्तर दिया, मुझे यह नौकरी अपने जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। खाने पीने का खर्च, कपड़ों का खर्च और मकान का किराया देने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। उसने कहा, तुमने जो बढ़िया सूट पहना है वैसा तो मैं भी नहीं खरीद सकता। मैंने उसे ध्यान से देखा। मुझे अपने सूट और नौकरी में कोई संबंध दिखाई नहीं दिया। उसने फिर कहा, मैं कभी अच्छे विद्यालय में पढ़ने नहीं गया। विद्यालय की बात छोड़ो, हमारा कोई कामगार तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे लगता है तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। जिस तरीके से तुम बातें करते हो, यहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। यह सब अब मेरे लिए असहनीय हो गया था। मैं उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से आवेदन पत्र छीनकर फाड़ दिया। टुकड़ों को कूड़ेदान में डाला और नमस्कार करके मैं बाहर निकल आया। मैं 18 महीनों से बेरोजगार था। अब निराशा की जगह घृणा ने ले ली थी। मुझे उन सभी से घृणा होने लगी थी जिन्होंने मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया था। साधारण नौकरी के लिए मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता था और अच्छी नौकरियों के लिए अश्वेत होने के कारण मैं अयोग्य ठहरा दिया जाता था। मैं स्वयं को अन्याय के जबड़े में कसा हुआ पा रहा था। गुस्से में आकर मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मुझे लगता था कि लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। अब मैं बच्चों को शक की नजरों से देखने लगा था, जो मेरे रंग के कारण मुझे बड़ी उत्सुकता से देखते थे। यह मेरा सौभाग्य ही था कि कैंसर जैसी सोच ने गहरी पैठ नहीं बनाई। इतना कुछ होने के बावजूद कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती जो मेरी सारी पीड़ा को भुला देती। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मैं पार्क में झील के किनारे बैठा था। अपना भोजन तलाशती बतखों को झील में डुबकी लगाते हुए देख रहा था। मेरे पास ही चश्मा पहने एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। वे उन बतखों की नस्ल और रंग आदि के विषय में कुछ कह रहे थे। मुझे लगा कि वे काफी जानकारी रखते हैं, परंतु मेरा मन उनसे बात करने का नहीं था। उन्हें मानो मेरे इस उदासीन व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, इंग्लैंड में कितने दिनों से हो? उनका स्वर बहुत गंभीर था। मैंने मुड़कर उन्हें तीखी दृष्टि से देखा कि वे मुझसे कोई बात ना करें, विशेषकर इंग्लैंड में रहने के संबंध में। वे फिर बोले, बड़े शहरों में बहुत अकेलापन महसूस होता है। कुछ बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कौन बैठा है। मुझे उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। यदि मैं वहां से चला जाता तब शायद वे बतखों से बातें कर लेते। मैंने सोचा जब ये थक जाएंगे तब स्वयं चुप हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे फिर कहा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। यह एक महानगर है और यहाँ तुम्हारी या मेरी खुशी जैसी छोटी छोटी बातों से किसी को कोई सरोकार नहीं। उन्होंने इतनी सहजता से इतनी बड़ी बात कह दी कि अचानक मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा तो मुझे उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक लगा। उन्हें यह अनुभव हो गया था कि अब मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखों की चमक मानो मुझे मित्रता का निमंत्रण दे रही थी। वे बोले चले जा रहे थे, ये ऊंची इमारतें केवल इमारतें नहीं हैं,
बल्कि इन्होंने इसे एक बड़ा शहर बना दिया है। फिर थोड़ा रुककर बतखों के बारे में कुछ बड़बड़ाए जो मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, एक बड़ा शहर एक युद्ध क्षेत्र जैसा होता है, जहां आपको योद्धा की तरह व्यवहार करना पड़ता है, जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी छाप छोड़ने के लिए। जीवित तो कोई भी रह सकता है, परंतु जीवन को जीना एक अलग बात है। यह बहुत कठिन भी हो सकता है, परंतु इसी में सच्चा आनंद है। मैं उनकी मधुर वाणी को अनसुना न कर सका, किंतु दर्शन शास्त्र सुनने का बिल्कुल मन न था। मैंने कहा, यदि आपका रंग काला है तब केवल जीवित रहना ही काफी रोचक है। मेरी ओर देखकर वे जोर से हंस पड़े। मुझे अपनी बात में हंसने जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु मैं भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। हंसी थमने पर उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम और कितनी देर मुझसे बात नहीं करोगे। बातें करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। यदि आप किसी से बातें कर सकते हैं तब आप कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारा क्या विचार है? धीरे धीरे हम अभिन्न मित्रों की तरह बातें करने लगे। मैंने उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, तुम एक अध्यापक की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मुझे पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं, यह बहुत कठिन कार्य है। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अनुभव की कोई आवश्यकता है। तुम्हारी डिग्रियां और योग्यता ही उसके लिए बहुत है। मैंने कहा, देखिए श्रीमान, जब लोग मुझे मशीन जैसी बेजान वस्तु के पास नहीं जाने देते जिनके बारे में इतना कुछ जानता हूं, तब वे अपने बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मा मुझे कैसे सौंप सकते हैं? वे बोले, क्यों नहीं, उन्हें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है। मैंने जवाब दिया, अच्छा, पर उन्हें तकनीशियन की भी तो आवश्यकता है। वे निश्चिंत भाव से बोले, यह अलग बात है। शिक्षा विभाग के लोग रंग को लेकर चिंतित नहीं होंगे। तुम्हें अपनी त्वचा के रंग के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के समय देख लेना कि क्या होता है। मैंने यह प्रयास भी करके देख लिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर से प्रयास करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे विश्वास है कि लंदन के पूर्वी छोर में अध्यापक पद के लिए कई जगह खाली हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा, पूर्वी छोर में ही क्यों? अधिकतर अध्यापक किसी दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। वहां काम करना आसान नहीं है। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि यह जगह एक नीग्रो के लिए उचित रहेगी? मेरी आवाज में वही कड़वाहट लौट आई थी। वह सब भुला पाना इतना सरल नहीं था। उन्होंने बड़ी सहनशीलता से उत्तर दिया, किसी जगह को कम मत समझो। पूर्वी लंदन जैसे गंदे इलाके में नई पीढ़ी के वैज्ञानिक आ रहे हैं और उच्च पदों पर भी अच्छे लोग भर्ती हो रहे हैं। ध्यान रहे, किसी का उपहास मत करना। मैंने अनुभव किया, शायद उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। मैंने उनसे माफी मांगी। शायद मैं उनकी सद्भावना की कद्र नहीं कर पा रहा था। फिर से हम सामान्य रूप से बातें करने लगे। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। मैं आशा करता हूं कि एक दिन इस पत्र को पढ़कर वे जानेंगे कि उस दिन की मुलाकात के लिए मैं उनका कितना आभारी हूं। जैसा उन्होंने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। मुझे शिक्षा विभाग से बुलावा आया और कुछ दिनों बाद एक पत्र से सूचना मिली कि मैं अपना पद ग्रहण कर सकता हूं। शायद वे मेरे लिए एक फरिश्ता ही थे, जिन्होंने मुझे निराशा और घृणा के अंधकार से बाहर निकाला। मैं जीवन भर उनके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। E.R. ब्रेथवेट।